हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। अक्सर बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम साइंस की तैयारी करें, क्या हमें शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ हमें एंड करना चाहिए। खासकर जो बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें ये ही नहीं पता क्या स्ट्रैटेजी होती है तैयारी करने की। तो यही कुछ टिप्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ ले कैसे करें साइंस की प्रिपरेशन। तो कोई घबराने की बात नहीं है। आज आपको दी जा रही है कुछ टिप्स जिससे आपको पता चलेगा कैसे करनी है आपको साइंस की प्रिपरेशन। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप पे। पहली टिप क्या है? टिप नंबर 1 इज नो द एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। देखो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको ये तो पता नहीं है कि कौन सी चीज कितने मार्क्स में आ सकती है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आपको बस यही बताने वाली हूँ मैं फटाफट से कि क्या आपकी क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। तो टोटल रहेंगे भैया आपके 36 क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें आपको 4 सेक्शंस दिखाई देंगे, ए बी सी एंड डी। सेक्शन ए के अंदर आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एजर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में पहली बार सीबीएसई क्या कर रही है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर रही है। हालांकि कभी 3 नंबर वाले क्वेश्चंस ही आते थे 1 के बाद सीधा, लेकिन इस बार 2 मार्क्स के भी आ रहे हैं। तो ये सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने? 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में क्या होगा? सी सेक्शन में 7 क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। और डी सेक्शन की बात करें तो 3 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होगा जो कि 5 मार्क्स में आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब ये चीज हमेशा सीबीएसई में फिक्स रही है कि कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं दी जाती है। सिर्फ हाँ, आपको इंटरनली हर किसी किसी क्वेश्चन में 33% आपको देखने को मिलेगी इंटरनल चॉइस, जो कि आपको बता देते हैं कि इसमें से ये कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन 36 के 36 करने ही है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आने वाला है। तो अगर हम बात करें केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, तो ये सारा का सारा जो आने वाला है ये आने वाला है 26 मार्क्स में। वर्ल्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क्स, नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स, इफेक्ट्स ऑफ करंट 14 मार्क्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। तो टोटल हो गया आपका जो ये वेटेज टोटल मार्क्स हो गए, ये 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। और बाकी 20% तो आपको पता ही है, स्कूल वालों के हाथ में है भाई, पटाखे रखो, टीचर्स को मिल जाएंगे नंबर। तो टिप नंबर 2 क्या है आपके लिए? टिप नंबर 2 है गो थ्रू द एंटायर साइंस सिलेबस वंस अगेन। इस टाइम तक बहुत बच्चों से मेरी बात होती है, बच्चे कहते हैं मैम हमारी तो सारी तैयारी है, मैम हमें तो सब कुछ आता है। तो प्लीज ऐसी वाली कंफ्यूजन मत रखना कि तुम्हें सब आता है। आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको सब आ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक बार फिर से सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करना है और हर टॉपिक के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए ये देखना है कि हमें वो आता है कि नहीं आता है। यस। अब बढ़ते हैं थर्ड टिप पे। थर्ड टिप क्या है आपकी? सॉल्व द एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करने जरूरी ही नहीं, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये चीज आपने बहुत लोगों को कहते सुनी होगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। एंड ये सच बात है। बस थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उसको उसी तरह से उसी क्वेश्चन को हल्का सा तोड़ मरोड़ के दे देंगे, पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे एनसीईआरटी से। तो बिल्कुल गलती मत करना कि एनसीईआरटी छोड़ दो, ये आपको करनी ही करनी है। अगली टिप है आपके लिए, आस्क योर टीचर टू डू स्ट्रिक्ट मार्किंग इन प्री बोर्ड्स। ये क्या कह रहे हो मैम? हम क्यों अपने टीचर को कहेंगे भी मैम हमारे नंबर काट लो, आप हमारी स्ट्रिक्ट मार्किंग करो। देखो इससे तुम्हारा ही बेनिफिट है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, टीचर का कोई बेनिफिट नहीं है। इससे क्या होगा, तुम जितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करवाओगे ना, जितना ज्यादा तुम टीचर को बोलोगे मैम मेरी जहां मिस्टेक है, चाहे छोटी से छोटी मिस्टेक है वहां आप निकाल दीजिए, इससे क्या होगा, आप अपने आने वाले बोर्ड्स के लिए तैयार कर रहे हो अपने आप को। समझ में आया? टीचर का दिमाग खाओ, मैम मेरी यहाँ पे जो गलती हुई है मुझे प्लीज बता दो इसको लिखना कैसे है। सो इससे क्या होगा, आप उस
इसी सेम मिस्टेक को आप दोबारा से एग्जाम में रिपीट नहीं करोगे, आप बच जाओगे मिस्टेक करने से। तो समझे क्यों कह रही हूं मैं स्ट्रिक्ट मार्किंग के लिए? ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अगली टिप पे बढ़ते हैं, दैट इज प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यार ये वाली चीज ना बहुत बच्चे नहीं करते हैं। वो बस ये सोचते हैं ठीक है 2-4 क्वेश्चन जो एग्जाम में आ गए हो गए, प्री बोर्ड में तो मैम ने वही दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, आपको अपनी तरफ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बहुत ज्यादा तैयारी करनी है। और इन दिनों अगर आप चाहो तो मैं भी इनकी तैयारी करवा रही हूँ अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लो, निशु सोनी मेरा नाम है। अगर मेरा रेफरल कोड चाहिए तो रेफरल कोड मैं आपको बता रही हूँ, मेरा रेफरल कोड है निशु6। तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, ये है मेरा रेफरल कोड और मेरी प्रोफाइल का नाम है निशु सोनी। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि मैं इन दिनों यही सीरीज लेके आई हुई हूँ। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए मिल जाएंगे आपको। अगली टिप है आपके लिए स्ट्रेस ऑन द रिटन प्रैक्टिस। अब सच सच अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, अपने आप से ही बता दो, क्या मैं किसी भी चीज को लिख के प्रैक्टिस करके देखता हूँ या देखती हूँ? बहुत बच्चों का जवाब होगा नो, और बहुत बच्चे कहेंगे हाँ भैया हम करते भी हैं, क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा टेंशन है अपनी। भाई बस एक चीज छोटी सी बताओ, हमने ये वाली बहुत बार कहावत सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो अगर तुम उसको लिख लोगे ना, वो तुम्हें दुगना याद हो जाएगा, समझे? तो जो आप नहीं करते हो, जो मिस्टेक आप करते हो, वो यही है कि आप प्रैक्टिस लिख के नहीं करते हो। तो अगर आप अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हो कि तुम्हारी कितनी तैयारी है, तो बोर्ड के हिसाब से लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो, और आपके जो टीचर आपके कांटेक्ट में है उनको पूछते रहो कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक है। अब मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ, अलग अलग जो साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, आपको सारे के सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ कॉन्सेप्ट्स जिससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। यस बिल्कुल, जैसे आपको पता है फिजिक्स तो फुल ऑफ न्यूमेरिकल होती है, तो उसमें फॉर्मूलाज भी होंगे। तो एक फॉर्मूला का चार्ट बना के यार अपने सामने लगा लो दीवार पे। मैं यही करती थी, मैं अपने एग्जाम टाइम में यही करती थी। मैं फॉर्मूलाज लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस भी करती थी, और मैं जहां मैं सोती थी तो मैं अपने सामने वहां पे उसको लगा के रखती थी। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब अगर नजर चली जाती है तो आप फॉर्मूलाज खुद से ही पूछ लेते हो, इसका क्या फॉर्मूला है, खुद से ही पूछा करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। क्या फॉर्मूला होता है करंट निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला होता है वोल्टेज निकालने के लिए। तो ये सब चीजें आपको आपके दिमाग के अंदर घुस जाएंगी। और रही कॉन्सेप्ट्स की बात, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज का मतलब होता है कि जैसे कोई भी फिनोमिना अगर होता है तो वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फिजिक्स में ये वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से लर्न करके रखना। अब सेकेंड पॉइंट देखिए ध्यान से, क्या है, जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं ओम्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन पे, तो ये बहुत ज्यादा आ सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सो दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और ये कोई खास मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। और अगर आपको कोई भी चैप्टर फिजिक्स का चाहिए, बस आपको इंग्लिश बाबा चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। चैप्टर का नाम लिखें और आगे लिख दीजिए इंग्लिश बाबा। अब करते हैं बात न्यूमेरिकल की बात। तो प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल ऑन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आसान से क्वेश्चन होते हैं लेकिन आते हैं, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल आपको लेंस और लेंस मिरर फॉर्मूला के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका ही बेनिफिट होगा, और ये इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं। फिर से वही बात बोलूंगी, अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, तुम देखना कितने न्यूमेरिकल की झड़ी लगा दूंगी तुम्हारे लिए, रोज प्रैक्टिस होती है। आगे बात करते हैं डायग्राम्स की। देखो वैसे तो कम डायग्राम आते हैं, लेकिन कुछ एक डायग्राम जैसे कि लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाओ, सोलेनॉइड के अराउंड, बार मैग्नेट के अराउंड सर्किट बना दो, सर्किट डायग्राम, और लेंस और मिरर के जो रे डायग्राम्स होते हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड ग्लास प्रिज्म, आजकल इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, लेंस और मिरर के आपको आधा डायग्राम बना के दे देंगे, देन दे विल आस्क कि पूरा इसको कंप्लीट कर दो। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं,
अब करते हैं केमिस्ट्री की बात। तो सबसे पहले तो यार एक चीज समझो, बहुत बच्चे डरते हैं केमिस्ट्री से, लेकिन केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे आप उतना ही स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट में क्या है कि आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस की कुछ टिप्स जो कि आपको दी हुई होती हैं उनको रिवाइज कर लो कि कैसे मैं मतलब इक्वेशन को बैलेंस करूं। बहुत बच्चे अभी भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको कुछ टिप्स जो इसकी होती है वो रिवाइज करने की जरूरत है, और मेरी वीडियो देख लेना, आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। देन मेमोराइज द एप्लीकेशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। एवरीडे लाइफ में इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, बहुत कई बार पूछ लिया जाता है, 2-3 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। सेकंड क्या है, एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चंस, देखो 2-3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम सॉल्ट्स एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। सॉल्ट और उसके कंपाउंड की कुछ चीजें आपसे पूछ सकते हैं, तो इनको कहीं भी कभी भी भूलना मत। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं सॉल्ट्स एंड इट्स कंपाउंड्स के, मेरी इन दिनों क्लासेस में भी चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट मस्ट नो द कॉमन नेम्स, ठीक है। कोई भी चीज का नाम क्या है, प्रिपरेशन कैसे होती है, केमिकल फॉर्मूला, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स एंड इट्स कंपाउंड, ये सब आपको करना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है मैंने, मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ ऑल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कन्वर्जन कंपाउंड। आपको कुछ नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, जिसमें देखो बच्चे कहते हैं मैम रिएक्शन समझ नहीं आती, करते कैसे हैं। अरे समझ नहीं आती तो उसको कर करके देखो बार बार, ठीक है। कोई इसमें जादू मंत्र नहीं है, बहुत इजी इजी से कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको बताई जाती हैं पर आप ध्यान नहीं देते हो, तो उनको अगर लिख के देख लोगे आपको वो वैसे ही लर्न होनी शुरू हो जाएंगी। और लास्ट में इसके लिए देखिए मैंने आपको क्या टिप दी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरा समझ लो कैसे बनता है, उसके सारे एलिमेंट्स को मेमोराइज कर लो, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट ग्रुप के कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनपे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी मेमोराइज कर लो। आजकल इसकी भी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो अगर आ सकते हो अनअकैडमी पे आके प्रैक्टिस करो मेरे साथ, तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ बायोलॉजी, मैम बायो नहीं होती हमसे, मैम बायो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल इसलिए है क्योंकि फिर उसकी वही बात है, प्रैक्टिस नहीं करते हो तुम। प्रैक्टिस करो, बायो के अंदर डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूरी है, बायो के अंदर आपको डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं। सो कुछ डायग्राम्स जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ह्यूमन ब्रेन हो गया, और फ्लावर के पार्ट्स हो गए, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, ये कर लो यार अच्छे से, ये आपको स्कोर करवाएंगे, मार्क्स मिलेंगे इनके, और कुछ नहीं है। और मेंडल्स के कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, उसको थॉरली एक एक्सपेरिमेंट की आप चार्ट फॉर्म में या फिर कॉपी के अंदर एक चार्ट बना लो, उसी से उसके ट्रेट्स क्या है इनहेरिटेंस के, ये लर्न कर सकते हो। फिर बायोलॉजी में कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग अजीब अजीब से नाम होते हैं जिसका हमें याद ही नहीं रहता क्या है। आप उसको अगर मेमोराइज करना चाहते हो तो रेगुलर उसकी रिवीजन करो, लिख लिख के रिवीजन करो, उनका फंक्शन सब कुछ रिवाइज करके रखो। अब देखिए अंडरस्टैंड द फंक्शंस परफॉर्म बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देखो मैंने अभी बताया फंक्शन सब आपको पता होने चाहिए, तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ह्यूमन बीइंग के अंदर और रिप्रोडक्शन प्रोसेस प्लांट्स के अंदर, ये आपको आनी चाहिए। देन कुछ कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होते हैं बायो में, तो इनको स्टूडेंट्स को एक हैबिट होनी चाहिए डायग्राम को बनाने की। क्वेश्चन के साथ साथ आपको डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है, तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। अब बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे ही अगर आप इंग्लिश बाबा के कांटेक्ट में टेलीग्राम पे आना चाहते हो तो हमारी आईडी आपके सामने लिखी हुई है, इंग्लिश बाबा 123, आप हमें यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए ये आईडी आपके सामने लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, जनरल टिप्स टू बी फॉलोड बिफोर द एग्जाम। अब देखो ये वाली बातें सारी हो गई हैं कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज पे फोकस करना है। अब एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले क्या टिप्स मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वो सुन लो ध्यान से, क्योंकि मैं खुद बचपन में वो वाली गलती करती थी, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि अब तुम लोग वो वाली चीज मत करना। क्या है, फर्स्ट, student must not touch any new topic before the exam day. Yes, you heard me right. कोई भी नया टॉपिक भैया एक दिन पहले तो बिल्कुल शुरू मत करना, जिसे तुमने
पूरा साल ही नहीं पढ़ा तो एक दिन पहले तुम झंडे नहीं गाड़ दोगे उसको पढ़ के। तो ऐसा कुछ भी कोशिश मत करना, जितनी तैयारी होगी उसको अच्छे से बस रिवाइज करके और सो जाओ, समझ गए। तुम कोई भी न्यू टॉपिक शुरू करोगे तो उस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते तुम डीपली जाने की जो कोशिश करते हो ना, उसमें तुम्हारा जो तुम्हें आता है तुम वो भी गड़बड़ कर दोगे, समझ में आई। तुम्हें लगेगा अच्छा इसमें तो ऐसा बताया गया, कहीं मैं वो वाला गलत तो नहीं पढ़ चुका, कहीं मैंने वो वाली चीज गलत तो नहीं रिवाइज कर ली। तो ये चीजों में मत पढ़ना। आगे क्या है, स्टूडेंट्स शुड रिवाइज फ्रॉम देयर नोट्स दैट दे हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। देखो मैं ये नहीं कहती कि सब लोग नोट्स बना सकते हैं, सब बनाते होंगे, बहुत बच्चे नहीं भी बनाते हैं, अपने फ्रेंड से मांग लेंगे यार दे दिए नोट्स दे दे यार, प्रैक्टिस करने दे यार। तो ये ना खुद की बनाओ एक हैबिट, नोट्स बनाने की हैबिट आपकी खुद की होनी चाहिए। जो हमारा लिखा हुआ होता है ना वो सबसे ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो जब तुम रिवीजन करने जाओगे तो तुम्हें अपने खुद के नोट्स से रिवाइज करना उतना मतलब इतना बेनिफिट देगा जितना कि किसी के भी नोट्स को पढ़ के आपको नहीं आएगा, चाहे वो कैसे भी बने हो, तुम्हारे नोट्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छे होंगे। आगे देखिए, बी रिलैक्स्ड एंड कूल। क्या बात कर रहे हो मैम, कैसे रिलैक्स रह सकते हैं, एग्जाम है अगले दिन। तो यार ये वाली बात ना तुम समझो कैसे रिलैक्स रहा जा सकता है। अगर तुमने जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये अभी से फॉलो करना शुरू कर दिया ना, ये वाली जो तुम पोजीशन देख रहे हो ना रिलैक्स और कूल, तुम लास्ट तक दिखोगे ऐसे, समझ में आया। तुम अभी से अगर मेरी बात फॉलो कर लोगे, जितने पॉइंट्स तुम्हें मैंने बताए, शुरू कर दो प्रैक्टिस करना, तुम रिलैक्स हो जाओगे। आगे क्या है, टेक प्रॉपर स्लीप एट नाइट बिफोर द एग्जाम डे। हाँ ये वाली बात बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उल्लू की तरह जागते रहेंगे पूरी रात पढ़ने, मैं पढ़ के रहूंगा, मैं एक भी चीज मिस नहीं करूंगा। तो यार ये वाली बात आपको पहले करनी चाहिए, है ना। जब एग्जाम का लास्ट डे होगा उस टाइम पे आप ये वाली चीज नहीं कर सकते, उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एग्जाम से एक दिन पहले दिन के अंदर पढ़ के और रात को यार टाइम पे सो जाओ, बहुत बढ़िया। और सुबह देखना बिल्कुल फ्रेश होके थोड़ा सा रिवाइज करके बस पेपर दे दो। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट शुड मेक श्योर दैट दे हैव नॉट स्किप्ड एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सिलेबस। देखो ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि आपने जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं, कुछ आपके टीचर आपको बताएंगे, है ना, कुछ तुम्हें खुद ही पता होता है कि ये चीज हमें नहीं छोड़नी है। तो उन चीजों को एक बार मेक श्योर कर लेना कि तुमने सारी चीजें रिवाइज कर ली है या नहीं। हो सके ना तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक कॉपी पे पेज पे लिख लो सारे टॉपिक्स कि फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है, बायो में ये इंपॉर्टेंट है, बस तुम्हारी रिवीजन अपने आप हो जाएगी। अब है जिस दिन तुम पेपर देने जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, व्हाट आर दी टिप्स, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम भगवान का नाम, समझ में आया। भगवान का नाम लोगे, पेपर शुरू करोगे तो तुम्हें वैसे ही दिमाग को एक अच्छा सा मतलब मैसेज मिलता है कि भगवान हमारे साथ है, समझ में आई ये वाली बात। हाँ पर ये मत सोचना कि बिना पढ़े अगर हम चले गए और जाके भगवान का नाम ले देंगे तो भगवान जी हमें पास करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ के जाओ, बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ और भगवान को बस यही बोलो कि मेरा साथ देना, मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस जो मैंने पढ़ा है मुझे याद रहे। ये होती है प्रेयर, समझ में आया। ऐसी प्रेयर मत करना कहीं लेके पहुंच जाओ मंदिर के अंदर लड्डू नारियल ये वो, बस भगवान जी पासिंग मार्क्स दिला देना, बस 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 33% दिला देना, कैसे भी 33% दिला देना, और कुछ नहीं मांगता मैं आपसे, और कुछ नहीं मांगता मैं आपसे। ये वाली प्रेयर नहीं चाहिए भैया। आगे बढ़ते हैं, राइट द आंसर्स डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स एलोकेटेड टू इट। अब ये वाली जो परेशानी होती है ना, ये ज्यादातर लड़कियों में होती है। अब फिर तुम कहोगे मैम आप तो लड़कियों के ऊपर क्यों बोल देते हो। यार ये वाली चीज पता है क्या है, लड़कियां क्या सोचती हैं, हमें जो आता है सब कुछ उड़ेल के डाल दो, रामायण पूरी डाल दो उसके अंदर, इसमें ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, इस साइंटिस्ट ने ये किया, इस साइंटिस्ट ने वो किया। नहीं यार ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग हर चीज को अटेम्प्ट करना है, समझ में आया। कभी भी ओवर अटेम्प्टिंग करोगे तो आप ये मत सोचना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर लिखा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2-3 लाइंस में वो फिनिश हो जाना चाहिए, पूरा पेज ना भर के आना। समझ गई लड़कियों। ये देखो यहाँ पे भी 2 लड़कियां बैठी और पता नहीं ये लड़की की लड़का है मुझे नहीं पता,
पर कुछ लड़कों में भी ये होती है गड़बड़, मत करना ये वाली चीज। यस, अगला पॉइंट देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कई बच्चे करते हैं, मोस्टली बच्चे ध्यान रखते हैं पर फिर भी बताना जरूरी है कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रुक मत जाओ यार। कि अगर तुम्हें वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि जब तक ये नहीं होता तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मम्मी ने कसम दी थी, मम्मी कह रही थी जो क्वेश्चन जिसपे पहले तो शुरू कर रहा है बेटा वो कर लियो, फिर अगले क्वेश्चन पे जाइयो। ऐसा कुछ नहीं है, पहले जितना आता है यार अच्छे से देख लो और करो, ठीक है। लास्ट में उस जिस टॉपिक पे तुम रुक रहे थे, जिस टॉपिक पे तुम स्टक हो गए हो, जो तुम्हें नहीं आ रहा क्वेश्चन, लास्ट में उसके ऊपर पूरी कोशिश करो उसको याद करने की। लेकिन तब तक ये जरूर देखो कि एग्जाम में तुम्हें सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे, वहां पे तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं बैठा जो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे देगा, ठीक है। सबके लिए सेम रूल्स हैं, 3 आवर्स मीन्स 3 आवर्स। आगे देखिए, घड़ी लेके जाना मत भूलना भाइयों, ऐसी वाली घड़ी मत लेके जाना, ये तो मैंने बस वैसे ही लगा दी कि कोई बच्चा ऐसे वाले काम मत करे कि क्या आंसर आएगा उस घड़ी में पता चल जाएगा। स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होती बेटा, सिंपल सी वॉच लेके जाना टाइम देखने के लिए, ठीक है। टाइम आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम के साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस, आपका पूरा का पूरा पेपर 100% हो जाएगा, ठीक है। जो टाइम ड्यूरेशन आपको दी गई है उसी के अंदर हर क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पता चल जाएगा और पहले पेपर में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे आगे वाले एग्जाम्स में क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, ठीक है। तो टाइम देखते देखते अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। हाँ, कुछ स्कूल में थोड़े रूल अलग होने लग गए हैं आजकल, घड़ी वड़ी कुछ भी अलाउड नहीं होती, तो रूम में भी लगी होती है घड़ी, इतना डरना मत, सामने टाइम देख लिया करो थोड़ी थोड़ी देर बाद। आगे देखिए, ड्रॉ द डायग्राम वेयर एवर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द आंसर, ठीक है। यार देखो ये वाली चीज बहुत जरूरी है, जहां जहां पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट है बना देना, जरूर बनाना, ताकि जो आपका आंसर है उस डायग्राम से ही टीचर को समझ में आ जाए कि इस बच्चे को आता है। और मैं सच में बता रही हूँ, बीइंग अ टीचर, एक चीज आपको बता दूं, टीचर को देख के ही पता चल जाता है कि जो एग्जाम होगा, जो बच्चा एग्जाम देकर गया है उसको वो चीज आती थी कि नहीं आती थी, ठीक है। तो एग्जाम में डायग्राम पे बहुत ध्यान देना। एंड नाउ राइट द आंसर्स इन गुड हैंड राइटिंग। अब भैया जिसकी हैंड राइटिंग ही पूरी ऑमलेट जैसी फैली हुई हो उसका क्या कर सकते हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि वो अभी से रिटन प्रैक्टिस करनी अगर शुरू कर देंगे तो उनकी एग्जाम के टाइम तक एक अच्छी स्पीड बन जाएगी। और अगर मोती नहीं जड़ सकते ना हैंड राइटिंग में, तो इतनी अच्छी तो जरूर कर देना कि टीचर को पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। प्लीज कटिंग मत करना, ठीक है। ऐसे लिख के ओ दिस इज नो 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 नो, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, फिर फटाफट लास्ट में फिर लिखना शुरू कर दो, ऐसी चीज मत करना। अगर तुमसे कोई मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में तो सिंपली उस क्वेश्चन को वहां पे ऐसे क्रॉस लगा देना और ऐसे एक लाइन में उसको कट कर देना, बस। प्लीज ये वाली चीज मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, दिस इज द की टू सक्सेस। सच में बोल रही हूँ ये वाली चीज, अगर कर सको तो सारे के सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। कुछ बच्चों की स्पीड की प्रॉब्लम होती है तो प्लीज उस पर वर्क कर लो। हाँ, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से क्या हो जाता है, तुम्हें कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स याद होते हैं, हाँ पूरी तरह से नहीं होते, तो उसका एक आधा नंबर तो तुम्हें टीचर दे ही देती है, ठीक है। तो अटेम्प्ट जरूर करना, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। एंड अब मैं तुम्हें बस इतना ही बोलूंगी, अगर इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो। ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि तुम्हें क्या आज की जो जितनी मैंने टिप्स बताई क्या तुम्हारे लिए वो अच्छी है या नहीं है। तो चलिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहूंगी आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।